सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज कौम शायर मशरिक मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 144वां यौम विलादत मना रही है। इसमें कोई शक नहीं कि बर्रे सगीर के अदबी उफ़क़ पर अगर कोई बेहतरीन शख्सियत अपने नकूश छोड़कर गई तो बिलाशुबा वो नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनके कलाम की तासीर अब भी वैसी ही है जैसी आज से पहले उनके अपने ज़माने में थी। शायर मशरिक तन्हा एक अंजुमन थे अपनी बज़्म में, जिनकी शख्सियत के मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ गोशे देखने को मिलते हैं और हर गोशा अपने अंदर एक तहरीक, एक अंजुमन छुपाए हुए है। आपने इश्क़ हकीकी के राज खोले, तसव्वुफ़ और शरीयत की उलझी गुत्थियों को सुलझाया। आपका फ़लसफ़ा खुदी मुस्लिम उम्मा के तमाम मसाइल का हल लिए हुए है। आपने मुसलमान नौजवान को शाहीन कहा, लेकिन अफसोस की बात है कि ना हम हासिल होने वाली आज़ाद मुमलिकत को इकबाल के विजन के मुताबिक ढाल सके, ना आज का नौजवान इकबाल का शाहीन बन सका। इकबाल के फ़लसफ़े की बात तो हर रहबर करता है, लेकिन इस पर चलने को कोई तैयार नहीं। शायर मशरिक ने इत्तिहाद का दर्स दिया था, लेकिन यहाँ इत्तिहाद की बजाय सियासत के नाम पर रहबरों ने फसाद मचा रखा है। नाम मुल्की और अवामी मफाद का लिया जाता है, लेकिन सौदे अपने खरे किए जाते हैं। इस वक्त महंगाई मुल्क का मसला नंबर 1 बना हुआ है। चीनी हो, पेट्रोल हो, बिजली, हर जगह महंगाई के डेरे हैं। लेकिन हालात ये हैं कि रहबर इस मसले को सुलझाने की बजाय इसे अपने मफादात को बचाने का नादिर मौका ख्याल कर रहे हैं। अपोजिशन इस मामले पर हुकूमत की टांगें खींचने की फिक्र में है, लेकिन अपने अपने मफादात और मुकद्दमात इस मसले पर भी अपोजिशन को एक होने से रोक रहे हैं। नून लीग के अपने अंदर धड़ेबंदी का फसाद मचा है। पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली के नारे मारती है तो पीडीएम ये जंग सियासी मैदान में लड़ना चाहती है और दरमियान में बेचारे अवाम पिस रहे हैं। अपोजिशन का दावा है कि महंगाई के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली अपना कर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, लेकिन क्या मुश्तरका हिकमत अमली मुमकिन है भी या नहीं? क्या अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर है या नहीं, या सबके अपने अपने पेज हैं? इसी से हम आगाज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है एतजाज़ एहसन साहब ने, जो कि मारूफ ना सिर्फ सियासतदान हैं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन आइनी और कानूनी माहिर भी हैं। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब भी मेरे साथ हैं। एतजाज़ साहब बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं, ये जो इस वक्त सियासत में हमें नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को पहले माइनस किया, अब दोबारा पीपल्स पार्टी को साथ लाने की बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मिलकर हमने चलना है और टफ टाइम देना है इस हुकूमत को, क्या दे सकेंगे? उसामा, ये पीडीएम की सियासत तो मुझे नहीं समझ आती। इसके लिए तो कोई स्पेशल पीएचडी करनी पड़ेगी किसी को इनकी सियासत को समझने की। इनमें जो बड़ी पार्टी है वो कोई एक पैर पे तो रुकती नहीं है। समझ ही नहीं आता, क्योंकि गुजरावाला की तकरीर होती है, किसी ने बात ही नहीं करनी, और फिर एक्सटेंशन देने के लिए उसके बाद हिदायत जारी होती है। हिदायत लंदन से आप सब पहुंचे और वोट दें एक्सटेंशन के लिए, और वहाँ नाश्ते का इंतजाम बाकायदा किया जाए ताकि मेंबर लेट ना हो और सब अपनी हाजिरी लगवाएं। अब वो फिर जब जरा समझते हैं कि हाँ हमारे कुछ इल्तफात होने वाला है तो खामोश हो जाते हैं, वारिस साहब भी और मोहतरमा दुख्तर साहबा भी। और जब ये पता लगता है कि जरा ये तो तूल पकड़ रहा है ज्यादा, शायर था शहबाज शरीफ उठा जाए हमारी खामोशी का, वो निगोशिएट कर ले, तो फिर वो बड़ा भाई और भतीजी फिर नारे लगाने शुरू हो जाते। अच्छा। फिर सबको गलत और अपनी बालादस्ती की बात करना शुरू कर देते हैं।
और बड़े शेष जगह बैठ के लंदन में आप ऐसी बातें कर रहे हैं। उसकी उधर मौलाना है, मौलाना कभी अपने लठ पर दाल लेके और उनको खाकी वर्दियां पहना के डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि जी हमारे पास फौज है और फौज का मुकाबला कर सकते हैं। वो फौज का मुकाबला कब कर सकते हैं लाठियों शाखियों से। इत्तेज़ाज़ साहब देखें, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बयानिए की लड़ाई है शरीफ खानदान में, कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब बयानिए की लड़ाई नहीं, ये विरासत की लड़ाई है, इक़्तिदार की लड़ाई है, और कुछ कहते हैं कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। आप बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़े सीरियस पुराने सियासतदान हैं, आप क्या देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो चल रही है? ये बेसिकली गुड कॉप बैड कॉप है। लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ इनकी है, लड़ाइयाँ तो इसलिए है कि नजर आती है कि इनमें ये बरादरान यूसुफ है, कोई इनमें आपस में प्यार की, भाइयों में भाईचारे की कोई रिवायत नहीं है इस शरीफ खानदान में। आपको याद होना चाहिए कि मियाँ शरीफ के 6 भाई और ये इत्तेफाक ग्रुप 7 भाइयों का इत्तेफाक ग्रुप था, और एक भाई को मौका मिला कि वो सियासत में मियाँ शरीफ साहब जरा ज्यादा हो गए और उनके बेटे चीफ मिनिस्टर हो गए, फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए जी, और अपने भाइयों से और उनकी औलादों से 1990, 91, 92 जब आप पहली दफा वजीर आजम हुए तो आपने मिले छीनी, पुलिस एक्शन रागों में उनको पिटवा के। तो ये कोई इतना ये नहीं है, पर ये स्ट्रेटजी के तौर पे अच्छा गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं और ये इनकी स्ट्रेटजी है। सही, ये इनकी सोची समझी स्कीम है। अच्छा हमारे साथ जोसेफ जी गुलाम साहब, जोसेफ आपसे जानना चाहेंगे कि पीडीएम के वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेंटर मुंतखब हुए, फिर सादक संजरानी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितवाया और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो थे उनको हरवाया। अभी पीपल्स पार्टी अपोजिशन नहीं कर रही? पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन नहीं कर रही, पीडीएम ऑपोजिशन की ऑपोजिशन कर रही, और ऑपोजिशन के जो मुफादात हैं उनके खिलाफ कर रही। आप देखें पीपल्स पार्टी पीडीएम ने तो आपका भरपूर साथ दिया है पीपल्स पार्टी का जी, क्या पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ दिया पीडीएम ने। गिलानी साहब तो सेंटर नहीं बन सकते थे किसी तौर पे भी। नहीं, वो पीडीएम ने वोट दिए और पीडीएम के उम्मीदवार थे, उसमें कोई हम ये तो नहीं कह रहे कि नहीं थे, पर पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का रास्ते कहाँ से अलग हुए? वो वहाँ अलग हुए जहाँ पीपल्स पार्टी उनसे कह रही थी कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, इस्तीफे ना दें, और वो कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे दो। अब इस्तीफे दे दिए होते तो इससे सारे इरेलेवेंट होते। अब पीपल्स पार्टी को ये तजर्बा है, अगर आप इलेक्शन नहीं 85 का लड़ते तो एक नया पूरी नई पौध आके डेवलप हो जाती है। खला में कुछ किसी ने तो आना पुर करना है। अच्छा, फिर जी पीपल्स पार्टी को ये भी का तजुर्बा रहा है कि हमारे खिलाफ इलेक्शन पहली मरतबा लीक नहीं हुए। 1997 में इतनी बड़ी धांधली हुई थी और नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी दी गई थी, जब हमारे सारे कुल 17 एमएलए इलेक्ट हुए थे और हमने असेंबली में से कुल नहीं छोड़ा था, पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ा था, और 17 एमएलए की वजह से
हमने बंद किस्म की अपोजिशन की, पार्लियामेंट के फ्लोर पे की, और पार्लियामेंट की फ्लोर पे आज भी अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पे ज्यादा टाइम मैं समझता हूँ चेयरमैन बिलावल को मिले तो ये जो नरम गरम ठंडी मीठी बातें। ठीक है, अच्छा इत्तेज़ार साहब, ये तो बिल्कुल सही है। हमने 2008 में भी देखा था, नवाज शरीफ साहब तो बाइकआउट करना चाहते थे इलेक्शंस का, पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको मनाया गया था कि नहीं आप इलेक्शंस में आए, लेकिन ये फरमाएगा वो पुरानी बातें जो हैं भूलकर सब इकट्ठे हुए थे। फिर क्या हुआ कि बिलावल को इल्ज़ाम दिया जा रहा है मौलाना की तरफ से कि जी जो ऑफर इनको हुई थी वो हमें भी हुई थी, और अभी मैं देख रहा था कि कमर ज़मान कारा साहब कह रहे हैं कि जी ये पीडीएम के साथ हम इसलिए नहीं चल सकते, ये जाकर डील कर लेते हैं शरीफ बरादरान। कोई ऐसा अब भी हो रहा है, कोई डील शील अब भी हो रही है? वो कहते हैं जी बिलावल मिले हैं एस्टैब्लिशमेंट से, उनको ऑफर्स हो रही हैं, बिलावल कहते हैं जी मौलाना को हो रही हैं। चक्कर क्या है सारा? अभी तो वो लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं। देखो, ट्रेडिशन रवायत तो पीडीएम की और खासकर मुस्लिम लीग नवाज की है कि वो खुफिया अंदाज में गुफ्तगू और मुज़ाकरात करते रहते हैं। तो यहाँ आपको पता है मारूफ वाक़या है और वाक़यात से कई मरतबा कि इनके एलची मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के और मोतबर एलची बुर्क के पहले के आने से जाके मिलते थे बुर्कों में। तो ये तो बहुत हद तक जा सकते हैं फौज के साथ। और अभी कोई कोशिश हो रही है आपकी नजर में? जी, अभी कोई कोशिश हो रही है? मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से होता है जी आपको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम गया है, बड़े सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा होता है कि आने लगे हैं नवाज शरीफ साहब वापस, अब चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने लगे हैं, उनको ऑफर जा रही हैं, वो नहीं मान रहे। ये बातें होती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनको ऑफर कर रही है, वो मान नहीं रहे। ये इस तरह की खबरें कहाँ तक दुरुस्त हैं? मियां साहब तो आएंगे तो कुछ एश्योरेंस लेके आएंगे ना, वो एश्योरेंस नहीं मिल रही पर उनको उनके साथ मुज़ाकरात, उनके साथ बिल वास्ता एलचियों के जरिए उनके साथ थ्रू आउट, और वो कभी भी किसी वक्त भी वो ऐसा नहीं आया कि मियां नवाज शरीफ आउट ऑफ टच हो। अच्छा, अस्करी अपने जो जराए हल्के हैं उनसे। ठीक बाबर साहब। अच्छा इत्तेज़ार साहब, पार्लियामेंट में जॉइंट स्ट्रेटजी बन रही है, इश्तराक बन रहा है कि जनाब हमने जॉइंट सेशन को किस तरह से डील करना है। जॉइंट कमेटियां बन रही हैं पीपल पार्टी की और नून लीग की। पीडीएम में पीपल पार्टी उसका हिस्सा नहीं बन सकती। पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ और बिलावल जो है वो आज रात खाना भी इकट्ठा खा रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट, शहबाज शरीफ की पॉलिसी डिफरेंट है, मरियम की पॉलिसी पीपल पार्टी के हवाले से डिफरेंस है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक चीज मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं इसका तजर्बा मुझे कोई ये नहीं है कि 8-10 साल का है, 40 साल से मैं पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ। तकरीबन हर वक्त मातवाए वो वक्त जो ज़ियाउल हक ने 85 में वो की थी इलेक्शन और असेंबली बनी थी 50 पर। मैं 1970 के इशरे में सूबाई असेंबली में था, सूबे का वजीर था। फिर मैं 88 से मुसलसल या कौमी असेंबली में या सेनेट में रहा हूँ, आया हूँ, लीडर ऑफ दी हाउस रहा हूँ, सेनेट में लीडर ऑफ दी हाउस। मैं आपको एक चीज बता दूँ, ये मतलब तजर्बा 40-45 साल का है, और इस तजर्बे से मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि खानदान जिसने सबसे ज्यादा स्विंग किया है एक इंतहा से दूसरी इंतहा का, वो शरीफ खानदान रहा है। और आज भी उनके कॉन्टैक्ट है और वो वही करेंगे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि वो करे। अच्छा,
जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहेगी आज भी शरीफ खानदान वही करेगा। तो ये जो लॉन्ग मार्च की अब बात हो रही है, क्योंकि हम महंगाई पर बात करना चाह रहे हैं, अब FIA का कहा जा रहा है जी वो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग को और सट्टेबाजी को पहले भी हमने देखा, कुछ गिरफ्तारें भी हुई हैं, इस पर भी बात करनी है। लेकिन उससे पहले ये लॉन्ग मार्च कामयाब होता नजर आ रहा है आपको PDM का? क्या खुर्शीद शाह साहब कुछ बातें तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी आती नजर आ रही है आपको? एक चीज, और दूसरा क्या कामयाब होगा लॉन्ग मार्च हुकूमत को गिराने में? लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी के बगैर तो कामयाब नहीं होता। अच्छा, ठीक। और क्या पीपल्स पार्टी आएगी आपको लगता है इस लॉन्ग मार्च? जी, ये अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो पार्लियामेंट में होता है ना, ये तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद जी पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक और ही सिलसिला चल रहा होता है। वहाँ गिनती ऐसी होनी पड़ती है, करारदादें ऐसी आ रही होती हैं कि वहाँ कोऑपरेशन हो जाती है। बात के बावजूद ऑपोजिशन की जमातें जितनी है उनमें बहुत ज्यादा कोऑपरेशन हो जाती है। इससे एक इत्तेहाद भी बन सकता है। अच्छा सर, अच्छा इत्तला साहब एक बड़ा अहम सवाल। कल नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी थी उसकी मीटिंग थी, उसमें आर्मी चीफ भी थे। वहाँ पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने उनसे कहा कि जी आपके दोस्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नहीं आए इस मीटिंग में। आर्मी चीफ ने कहा जी ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही इज़ माई बॉस। अल्फाज की बड़ी अहमियत होती है, अल्फाज के चुनाव की बड़ी अहमियत होती है। आप ज़रा इस स्टेटमेंट की तशरीह तो करके दें। इसमें अल्फाज का कोई वक़्त नहीं है। इसमें इमरान खान ने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से बाहर हो गए सारे। आप एक ग्रोह में सारे लोग बैठे हुए हों और जो लीडर है ऑफ द पैक लेजिटिमेटली या लीगली तो वही लीडर है, वो अपने आप को उनसे दूर रखे, तन्हा रह जाता है। तो इमरान खान ने जो तन्हाई को इस लिहाज से मुंतखब किया है, ये उनको बड़ा नुकसान, ज़ाती तौर पे भी उनकी सियासत को नुकसान होगा। मेरा नहीं ख्याल उनको चाहिए था कि बाहर बैठते, उनको चाहिए था कि वो आते बैठते। ठीक है, मैं बड़ी मतलब है, मैं बात जो कि मैं मुनासिब नहीं समझता, तो बहरहाल अगर वो नहीं हाथ मिलाना चाहते थे, शहबाज शरीफ से ना मिलाते, ये मियां नवाज शरीफ हिस्सा करते रहे, वो आके बैठ जाते रहे। मैं लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन साथ वाली कुर्सी पे बैठा हुआ, वो हाथ मिलाए बगैर बैठते रहे, दीदी से उन्होंने सलाम नहीं लिया, ये भी हुआ है वाकया। दीदी लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बेशक हाथ मिलाते या ना मिलाते, वो उस अक्सरियत, उन 80 बंदों के अक्सरियत बाकी को तो महसूस होता कि इससे प्राइम मिनिस्टर ने हमें अहमियत दी है। इससे नुकसान हुआ है बाहर बैठे रहने पे इमरान खान। ठीक, इत्तला से इस वक्त तो सबसे नुकसान हुकूमत को हो रहा है, वो तो महंगाई से हो रहा है। अवाम पिस रहे हैं, हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। अब जो चीनी के हवाले से हम देख रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से ये माफिया है, इसमें गठजोड़ नजर आ रहा है। अब FIA को एक्टिव किया गया है, छापे मारे जाएंगे। कहा जाता है जी कंपटीशन कमीशन जुर्माना करता है, तो अदालतें स्टे दे देती हैं। 40 अरब रुपया जुर्माना था, स्टे दे दिया। कोई FBR कार्रवाई करने लगता है, स्टे दे दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि ये चीनी के हवाले से या शुगर मिल्स के हवाले से हुकूमत को कंट्रोल नहीं कर पा रही? वो कहते हैं ये सब मिल गए हैं और हुकूमत के खिलाफ ये इकट्ठे हो गए। ब्यूरोक्रेसी दरअसल इमरान खान के ताबे नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी ताबे होती है अगर इमरान खान और पंजाब हुकूमत सिर्फ ये तबादले ना करती, बल्कि ये ठोस इकदाम, ये उनके खिलाफ तादीबी इकदाम लेती है गवर्नमेंट। 3 बड़े अफसरों के खिलाफ तादीबी एक्शन लिया होता
सारी ब्यूरोक्रेसी इनके पीछे खड़ी होती और इनकी हुक्म की कार्रवाई होती, तामील करनी, उस पे अमल कर रही होती। जी इधर आप देखें पुलिस का मिसाल के तौर पे, जी पुलिस को 2 मरतबा धोखा हुआ है, बहुत धोखा हुआ। पहली मरतबा शहबाज शरीफ ने किया और वो मॉडल टाउन का कि पुलिस वालों को ऑर्डर दिया, 6 घंटे वहाँ गोली चलती रही और चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं लगा, और टेलीविजन पे चल रही है वो सारा एक्शन चल रहा है। और जब FIR हुआ, अपने सारे राना सनाउल्लाह का नाम नहीं है, चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं है, होम मिनिस्टर का नाम नहीं है, और पुलिस वालों को पर्चा करा के उनको की प्रोसिक्यूशन होगी। और दूसरी मरतबा अब ये इमरान खान ने किया। आपको मैं बता दूं, पुलिस ने नवाज शरीफ की हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था जब वो SP को इन्होंने पीटा था PTI वालों ने, और चौधरी निसार अली ने पुलिस को एक दूसरे SP को कहा कि जो गेट नंबर 3 है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उसको बंद करो, सील करो, रोको और पुलिस खड़ी करो। उसने कहा नहीं मुझे इन राइटिंग ऑर्डर दे। ये मेरे सामने का वाकया है। हम उस कमेटी में थे जो खुर्शीद शाह और मैंने बनवाई थी प्राइम मिनिस्टर से मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए उस धरने के खिलाफ। तो ये तो हमारे सामने का वाकया। अब ये दूसरा वाकया कर दिया है इमरान खान ने। पुलिस तो भी इनकी बात आसानी से नहीं माने। सही, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है उसका एतबार नहीं है इस हुकूमत पे, इसलिए वो उस तरह से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। गवर्नेंस के या महंगाई कंट्रोल के इजलास जरूर बुलाए जाते हैं, हो कुछ नहीं रहा। इत्तेजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे TTP और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, और अहम शख्सियत हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि सीज़ फायर पर आमादगी हो गई है, मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर का कहा गया है, और 9 नवंबर से बताया गया कि जी अब से 1 महीने के लिए सीज़ फायर का ऐलान हुआ है। ये TTP की तरफ से भी कहा जा रहा है। अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि ये सीज़ फायर किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या होगा, किस तरह से जिन लोगों ने मासूम लोगों की जानें ली हैं, हज़ारों पाकिस्तानियों के कातिल हैं, उनको क्या बिल्कुल मुआफ़ कर दिया जाएगा, होगा क्या? अभी सिर्फ इतना बताया जा रहा है जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें अफ़गान तालिबान ने सालिसी का किरदार अदा किया है और सीज़ फायर हो गया है। हुकूमत भी इस पर एग्री कर गई है और TTP भी उनकी तरफ से भी। लेकिन क्या बिल्कुल कार्रवाइयाँ रोकती जाएंगी? अब पाकिस्तान में क्या किसी के खिलाफ भी अगर TTP का यहाँ पाकिस्तान में कोई सेल मौजूद है, कोई शख्स मौजूद है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बड़े सवालात हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये अब काफ़ी दिन हो गए हैं, अगर हम देखें बल्कि कई हफ्ते हो गए जब इमरान खान साहब ने ये बात कही थी। वो सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और कौमी धारे में उनको लाया जाएगा दहशतगर्दों को, और फिर हम उनको माफ़ कर देंगे। तो अब जाकर ये चीज़ सामने आई कि जी मुज़ाकरात हो गए हैं, यानी पहला राउंड हम कह सकते कामयाब है जिसमें सीज़ फायर पर आमादगी है। तो ये कब तक चीज़ें सामने आ सकेंगी कि कौन लोग हैं जिनको माफ़ किया जाएगा? क्या सबके लिए आम माफ़ी होगी? अदालतों में जो केसेस हैं उनको छोड़ दिया जाएगा? क्या होगा? सबसे पहले तो ये है कि कल जो इजलास हुआ था उसके अंदर जी सीज़ फायर की बात डिस्कस नहीं हुई। जो हमारी एक दो ज़राए उनसे बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि इजलास के अंदर ये बात नहीं हुई, यहाँ वहाँ ये तो बात हुई है कि उनके साथ उनको एंगेज कर रहे हैं या एंगेजमेंट उनके साथ हो रही है, लेकिन वहाँ ये नहीं बताया गया कि उनके साथ बातचीत इस हद तक पहुँच गई है कि वो सीज़ फायर जो है उसके ऊपर हम पहुँच गए हैं।
तो सीज़ फायर तक पहुंचने के लिए कौन से ऐसी शराइत उनकी मानी गई हैं और हमने उनके सामने क्या कुछ रखा था, तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है। और करब में मुब्तला है कौम इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पे कि उनके साथ ये करम फरमाई जो है वो क्यों की जा रही है। रियासत ने एक बयानिया दिया, हम अवाम जो थे सारे के सारे वो अपने रियासत के बयानिए के साथ खड़े हुए और उसके साथ हमने पूरा शाना बशाना कुर्बानियाँ दी अवाम ने और साथ दिया। और इनके जो तशद्दुद की लहर थी टीटीपी की जानिब से उसका सामना किया वकला ने, सहाफ़ियों ने, उनके साथ सियासतदानों ने और फिर अगर स्कूल के बच्चों ने, जाहिर है कि जो हमारी आम शहरियों ने, स्कूल के बच्चों ने, ताजरों ने, बाजार महफूज नहीं, पार्क महफूज नहीं, कोई जगह नहीं, मसाजिद महफूज नहीं, हमारी इवन के हमारी अकलियतों ने भी भुगता। गिरजाघरों में भी आपने देखा कि धमाके हुए और फिर हमारी अस्करी फोर्सेस जाहिर है कि वो तो बॉर्डर्स पे लड़ रही थी और सबसे ज़्यादा उन्होंने उनको सामना किया, उनके कॉन्वॉयज़ के ऊपर रोज़ाना हमले होते रहे। तो दूसरी बात ये थी कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मीडिया को या हमारे अवाम को जो बताई जाती रही उसके मुताबिक तो उनकी तमाम की तमाम फंडिंग जो थी वो इंडिया से होती थी। वो हमें टेप्स भी सुनाए गए, राब्ते भी बताए गए, काबुल की एम्बेसी से वो डॉलर्स लेते हुए दिखाए गए, फिर उनकी वीडियो उनकी कॉल्स थी, क्या कुछ नहीं था जो हमने देखा और सुना। अब उस तमाम एपिसोड के बाद अब क्या हमारे पास कोई चीज़ है, किसकी वजह से हम ये चाह रहे हैं कि उनको उनके साथ हम सुलह कर लें और उनको खून माफ़ कर दें और फिर ये है कि वो दोबारा इंडिया के हाथों में खेलें दोबारा जाके। हाँ जी, आपकी तशवीश बिल्कुल सही है। बहुत से पाकिस्तानी, बल्कि ये कहना चाहिए कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों के जहन में यही सवाल है। लेकिन बाबर डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ से ये आर्गूमेंट है कि आखिर कब तक। एक वक्त इमरान खान साहब को तालिबान खान कहा गया, अपोजिशन की तरफ से ये कहते थे कि जी मुज़ाकरात करें, लेकिन ये तवील जंग है और ये भी कहा गया कि हमारी फ़ौज आज भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार है, कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। अगर ये मामला आइन और कानून के मुताबिक या पाकिस्तान की टर्म्स पर नहीं होता, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की रियासत जो चाहती है उसके ऊपर नहीं होता, तो फिर जिस तरह लड़ते आ रहे हैं उसी तरह मामला जारी रहेंगे। समझ साहब, पहली बात तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट अगर पिछले 10 साल या 15 साल की आप सारी स्टेटमेंट्स निकाल के देख लें तो ये कहते रहे, हमें ये बताते रहे कि टीटीपी जो है उसको गाइड कर रहा है या वो उसके पीछे जो है उसकी जो पुश बनाई है वो उसमें उसकी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, मुसाद है और अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये उनको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। 15 साल उन्होंने इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। हमारे जो सेंसिटिव अदारे थे उनको टारगेट किया गया, इमाम बारगाहों को, मसाजिद को, माइनॉरिटीज़ को, सारे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इवन सी पैक जो जिसको कहते हैं कि हमारी इकनॉमिक हब है उसको भी टारगेट किया गया। अब मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से डिटरमिन करेंगे कि इनके राब्ते उनसे हमारे साथ हैं जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो टीटीपी के साथ मुआहदे की बात हो रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये दुरुस्त फैसला है? क्योंकि माजी में जितने भी मुआहदे हुए सब आखिरकार नाकाम हुए और उसके बाद फिर ये जंग हमने देखा, एक तवील जंग लड़ी गई। कामयाब होते हैं, कभी फिक्री तौर पर कामयाब होते हैं, कभी नाकामयाब होते हैं। तो लेकिन जो है मुज़ाकरात करना अच्छा है, कोई बगैर खून खराबे के किसी हद तक पहुंचना अच्छा है। और अगर सामने फरीक बहुत गलत किस्म की शराइत पेश करे जो हमारे मुल्क के आइन के खिलाफ हो, रियासत के कानून के खिलाफ हो, तो धांधली से अपनी बातें मनवाना चाहे, तो फोर्स इस्तेमाल करने का जो मौका है या फोर्स इस्तेमाल करने का जो है वो तो हर वक्त मौजूद रहता है। जब भी कोई आदमी कानून तोड़ेगा, रियासत को चैलेंज करेगा और अगर कोई मायदा तय पाता है उस पर अमल नहीं करेगा, तो ये तो फिर जो है ये ऑप्शन तो मौजूद रहता है कि उनके खिलाफ फिर फोर्स इस्तेमाल की जाए। लेकिन ये कोई एक पेशरफ्त हो रही है, टीएलपी से भी हुई है इसी किस्म की, जिसपे कुछ लोग खुश नहीं हुए, जिन्होंने कानून को तोड़ा था उनको सजा मिलनी चाहिए थी।
टीडीपी के मामले भी लोग कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में बहुत दहशतगर्दी की है और बहुत लोगों के जाने जो हैं वो शहीद हुए गई हैं, तो उनको सजा मिलनी चाहिए जी। लेकिन कौमें इस तरह ही आगे बढ़ती है अगर दोनों तरफ से नीयत ठीक हो कि आइंदा के लिए हम मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, आइंदा के लिए हथियार रखना चाहते हैं, आइंदा के लिए झगड़ा फिसाद की जमीन पे बर्पा नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये बुरी बात नहीं है, ये पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अच्छा जनरल साहब, अगर अभी तक ये खबरें आ रही हैं एक तो कि अफगान तालिबान की तरफ से कहा गया कि अगर फिर ये कोई मुज़ाकरात उस तरह से कामयाब नहीं होते तो एक्शन लिया जाएगा टीडीपी के खिलाफ। दूसरा ये कि ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों की रिहाई या जितने लोग टीडीपी के गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई का उनकी तरफ से मुतालबा है। क्या ये पाकिस्तान के लिए मुमकिन होगा? जी हाँ, अभी भी आपने तो टीएलपी के आदमी छोड़े हैं ना, जो आदमी गिरफ्तार किए थे, जिन्होंने पुलिस वालों को मारा था, जिन्होंने रास्ते ब्लॉक किए थे, अवाम को तकलीफ पहुंचाई थी, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था, इससे पहले भी धरना देकर मुल्क का मईशत का नुकसान किया था, जो बंद थे उनको छोड़ा है ना एक अमन लाने की खातिर। तो इसी तरीके से वो भी चाहते हैं। दूसरी बात ये हमें समझनी चाहिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पोजीशन पहले वाली नहीं रही। अशरफ गनी की हुकूमत है ना, वहाँ पे हिंदुस्तान का बहुत अमल दखल है, जो आज़ादी के साथ इन लोगों की पीठ ठोकता था, इनको पैसे देता था और ताकत और इंटेलिजेंस देता था। अब वहाँ पर हालात साजगार नहीं रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये अफगानिस्तान की कमिटमेंट है कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे पड़ोसियों के खिलाफ, और हम चाहेंगे कि वो इस पर अमल करें। इसलिए वो कमजोर विकेट पर हैं, ये उनके हक में बेहतर है कि वो मायदा कर लें, तो वैसे ही पिस जाएंगे वो। अच्छा सर, ये टीएलपी को नेटो ने और अमेरिका ने भी कालअदम करार दिया हुआ है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इसका नाम डाला हुआ है, तो क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दहशतगर्द है उसके साथ डायलॉग किए जा सकते हैं? और अगर डायलॉग हो भी जाते हैं तो उसका स्टेटस तो इंटरनेशनली एक दहशतगर्द की तंजीम के तौर पर रहेगा? देखिए साहब, नॉर्दर्न आयरलैंड में बड़ी जबरदस्त शोरश थी, रियासत के खिलाफ थी, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थी, रियासत के खिलाफ थी। उनकी फौजियों पे हमले होते थे ब्रिटिश आर्मी के, उनके लंदन में हमले होते थे, लेकिन टोनी ब्लेयर ने जाके उनसे मुज़ाकरात किए, हालांकि उनको दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका शिन फेन एक था पॉलिटिकल विंग, लेकिन बाकी दहशतगर्द उनको करार दिया था। मुज़ाकरात किए, करने पड़ते हैं मुज़ाकरात, ये हमको अपने कौम के मफादात के लिए जो हम बेहतर समझते हैं हमें करना चाहिए, और दुनिया की बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए। दुनिया तो आपको बातों बातों में कभी IMF के थ्रू आपको बाजू मरोड़ती है, कभी FATF के थ्रू मरोड़ती है, कभी किसी और थ्रू के मोड़ती है कि जी यहाँ डू मोर। सब कुछ करने के बावजूद भी एक्नॉलेज नहीं करती कि पाकिस्तान की क्या खिदमत है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की। अच्छा तो जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह से अभी चीन का वाकया हुआ था और ये दासू डैम की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या इस तरह के वाकयात की वजह से पाकिस्तान बातचीत करने के हवाले से उनको टेबल पे लाया है? क्योंकि चाइना की तरफ से भी प्रेशर था कि अगर आप हमारे जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते तो हम अपने दस्ते भिजवा देते हैं। ऐसी कोई बात लगती है कि अब जो हम जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिक्योर हों पाक चाइना कॉरिडोर के? जी हाँ, देखिए पाक चाइना कॉरिडोर के बारे में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अमेरिका इसके बहुत सख्त खिलाफ है। वो समझते हैं कि चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बढ़ जाएगा, और हिंदुस्तान इसके बहुत सख्त खिलाफ है, और उसने एक बहुत बड़ी बजट की रकम इस काम के लिए रखी हुई थी। ज़ाहिर अमेरिका की आशीर्वाद उनकी प्लानिंग के बाद ये रखी होगी कि पाकिस्तान में जो हमारे प्रोजेक्ट हैं बलूचिस्तान में और ये डैम्स के, उनको डिसरप्ट किया जाए, उनको मतलब वहाँ हमले किए जाए। नहीं हो रहा, ये परवेज मुशर्रफ के ज़माने से हो रहा है। सुबकजम डैम पर भी हो गया था, फिर चाइनीज ने काम बंद कर दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान ने स्टेप्स उठाए हैं सिक्योरिटी के लिए, उससे चाइनीज मुतमईन हुए हैं, और वासू डैम पर मेरी इत्तला के मुताबिक काम शुरू हो चुका है चंद हफ्ते पहले। तो ये आजमाइशें आती रहेंगी हमारी और चाइना की दोस्ती के दरमियान। लोग इस रिश्तों को कमजोर करना चाहेंगे, लेकिन हमको मजबूत रहना चाहिए
और इन प्रोजेक्ट्स को हर हालत में कंप्लीट करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना चाहिए। अच्छा जनरल साहब, खदशा ये है कि चले मुज़ाकरात जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, अभी सीज़ फायर की बात हुई है, एक तो ये देखना होगा कि वाकई किस कदर ये सीज़ फायर मौसर रहता है। दूसरी चीज़ ये कि रीग्रुप ना हो TTP, इसकी किस तरह से गारंटी होगी, इस पर किस तरह से नज़र रखी जा सकती है? क्या ये काफ़ी होगा कि जी अफगान तालिबान की गारंटी है, वो गारंटर हैं इसमें, और अगर कुछ होगा तो फिर वो खिलाफ इनके कार्रवाई करेंगे जिस तरह वहाँ पर अलकायदा के खिलाफ या दाइश के खिलाफ वो कर रहे हैं? देखिए जी, अगर ये लोग अफगानिस्तान में हैं और वहां रहकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन प्लान करते हैं या वहां से इनिशिएट करते हैं तो उसके लिए अफगानिस्तान जिम्मेदार है, वो जवाबदेह है। और अगर वो पाकिस्तान में आकर ऐसी कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए जो इनकी खुफिया पनाहगाहें हैं मौजूद हैं जी, आदमी छुपे रहते हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, और इक्का दुक्का वारदातें करते रहते हैं। उसके लिए हमारी इंटेलिजेंस जो है उसने काफी अभी सालों में काफी एक्सपीरियंस गेन किया है, नॉलेज गेन की है, अच्छी इंफॉर्मेशन उनके पास है, और ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है ये तो बहरहाल जारी रहेंगे। सही। और जाहिर है कि हमारी कोशिश होगी कि आपस में ग्रुप ना करें और आइसोलेट रहें, और इनको हम जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए से इनके खिलाफ एक्शन करें। वो लोग जो हथियार नहीं रखना चाहते और पाकिस्तान की जमीन पर फिसाद बर्पा करना चाहते हैं, ठीक, उनके खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। जनरल साहब, आपके वक्त का ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस की, जिसमें मजीद हौलनाक इंकशाफात हुए हैं। CCTV फुटेज के हवाले से आपको बताएंगे किस तरह से दरिंदगी की गई। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि जो CCTV फुटेज है उसका ट्रांसक्रिप्ट सामने आया है। दिल दहला देने वाली हैं ये तफसीलात, बयान करना बड़ा मुश्किल है कि किस तरह 18 जुलाई को रात 10:18 पर नूर मुकद्दम फ़ोन सुनते हुए मुलजिम के घर में दाखिल होती नज़र आती है। फिर 19 जुलाई को भी रात 2:39 पर ज़ाहिर जाफर मुकद्दम बैग लेकर गेट पर नज़र आते हैं, फिर गाड़ी में रखते हैं, टैक्सी में सामान रखते हैं। फिर दोबारा ये नज़र आती है कि ये नंगे पाँव बेचारी भागती है और इसके सर को पकड़ लेता है ज़ाहिर जाफर, वहाँ इसको दबोचता है, वो बेचारी इसके आगे हाथ जोड़ती है। फिर 20 जुलाई को शाम 7:12 पर नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाती है बेचारी अपनी जान बचाने के लिए। वो जंगले पर गिरती है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन भी होता है, लेकिन वो लड़खड़ाती हुई बैरूनी मेन गेट पर जाने की कोशिश करती है और वहाँ पर फिर चौकीदार, इफ्तिखार और माली गेट बंद करते नज़र आते हैं। ये फुटेज में सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर ये ज़ाहिर जाफर ये छलांग लगाता है जी टेरेस से और नूर मुकद्दम को फिर पकड़ता है, गेट से कैबिन में बंद करता है, उससे फ़ोन छीनता है। यानी बड़ा मुश्किल है ये। बाबा डोगर साहब, अब जिस तरह की ये तफसीलात आ गई हैं, फिर 20 जुलाई को 8:06 पर थेरेपी वर्क्स की टीम घर के गेट से अंदर आती है, 8:42 पर घर में दाखिल होने की कोशिश करती नज़र आ रही है। फिर 8:55 पर थेरेपी वर्क्स की टीम एक ज़ख्मी को घर से बाहर गेट की तरफ लेके जाती है। जो तफसीलात पहले आई, एक एक चीज़ को ये वीडियो फुटेज कहें, CCTV ट्रांसक्रिप्ट कहें, ये सारा उसको कंफर्म कर रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई आदि खूनखार, कोई दरिंदा, कोई मुजरिम वो होता है। ये ऐसा नहीं कि जो पहली दफ़ा ये कोई कर रहा है तशद्दुद या कत्ल, ये तो ऐसे उसको आदत है। एक लड़की बेचारी भाग रही है, जान बचाने के लिए जा रही है, वो जो लोग उसको बाहर नहीं जाने दे रहे, चौकीदार हो या माली, वो तो एक अलग वो मुजरिम है, लेकिन ये तो ऐसे जैसे खूनखार उसको पता नहीं उसी वक्त मार देना चाहता था। बिल्कुल सामा साहब, देखें ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि किस तरह से जो भी सारी चीज़ें हैं उसको ये जस्टिफाई कर रहा है कि नूर मुकद्दम का कत्ल जो है इसी ने किया, ज़ाहिर जाफर नहीं किया। किस तरह से वो बेचारी वहाँ से भागना चाह रही है, वो वहाँ से निकलना चाह रही है और ये उसको दबोच रहा है, उसको वापस खींच के लेके जा रहा है, उस पर तशद्दुद कर रहा है, उसको मार रहा है और लग रहा है कि उसके जो उस पर खून सवार हुआ है। तो बिल्कुल समझ, ये जो सारी चीज़ें आपने बिल्कुल सही कही। मुझे तो ये कुछ साइको लगता है कि जिस मेरा मतलब है कि एक आम नॉर्मल आदमी समझ इस तरह नहीं कर सकता, वो इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता। अब ये तो गुलाम मुर्जा साहब बताएंगे कि जो इसका मेडिकल चेकअप हुआ, क्या इसने ड्रग्स ली हुई थी,
क्या चीज़ थी कि ये बिल्कुल ही एबनॉर्मल हुआ था। किसी जिंदा इंसान का गला काट देना, इस तरह कर देना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। ये तो एक साइको इंसान ही कर सकता है, आम कातिल नहीं है। ये तो बड़ा ही कोई खूनखार जिसको हम कहें। गुलाम रज़ा साहब, ये लग रहा है कि अगर माली को पता है, चौकीदार को पता है ये सब कुछ हो रहा है, उसके पेरेंट्स भी उसके राब्ते में होंगे, तो वो रोक सकते थे। ये बहुत से किरदार ऐसे हैं, कोई एक भी उसमें से सामने आता, कोई एक भी किसी को फ़ोन कर देता, इसके पेरेंट्स को करते, किसी और कोई दोस्त वगैरह को बीच में लेकर आते, पुलिस को करते, किसी को तो कर सकते थे। ये कोई 1 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में वाक़या नहीं हो गया, ये कई दिनों से ये तशद्दुद था। ये वाक़या हमें इस बात की भी इत्तला देता है कि यहाँ इस्लामाबाद के घरों में जहाँ पे गार्ड्स जो हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के होते हैं, वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं या इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे कि वो उनके ज़ाती मुलाजिम हैं। और कोई भी ऐसी हरकत जो कोठी में, उस घर में, उस बंगले में हो रही है, वो उसको भी हिफाजत देना उनका काम है। हालांकि ये सिक्योरिटी गार्ड्स का जो अमला है, जो कंपनी सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करती हैं, ये किसी बैरूनी हमले के लिए या बैरून से बाहर से किसी दुश्मन के आने जाने के लिए और वहाँ घर की हिफाजत के लिए तैनात होते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर अंदर घर के अंदर कुछ हो रहा है तो वो बाहर किसी को नहीं बता सकते या किसी को फ़ोन कॉल नहीं कर सकते। तो ये एक SOPs इस हवाले से भी सामने आने चाहिए और ये बाकायदा तौर पे ये जुर्म में शरीक हैं वो दोनों, माली भी और गार्ड भी। इफ्तिखार कि वो उन्होंने उस बच्ची को बाहर नहीं जाने दिया, और अगर वो उस वक्त जिस वक्त वो बाहर गिरी है आके और बाहर की जानब लड़खड़ाती हुई जा रही है, उस वक्त ही कोई शख्स किसी को बता देता बाहर, बल्कि उन्होंने थाने को या किसी और जगह फ़ोन करने के बजाय उनके वालिद को फ़ोन किया। और जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक उन्होंने वालिद को फ़ोन किया और उनके वालिद ने थेरेपी वर्क्स वालों को फ़ोन किया। और फिर उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं कि उसमें थेरेपी वर्क्स वाले वहाँ आते हैं, फिर दोबारा थेरेपी वर्क्स वाले आते हैं, फिर तीसरी जो पॉइंट है उसमें एक ज़ख्मी शख्स को बाहर लाया जा रहा है, वो भी थेरेपी वर्क्स है। और थेरेपी वर्क्स वालों ने झूठ बोला कि वो जो उनका ज़ख्मी हुआ था वो उसका तो कार से एक्सीडेंट हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और इसमें जितनी एविडेंस हैं ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि जुर्म इसी शख्स ने किया हुआ है। तमाम शवाहिद और जितने अभी तक के इनका जो फोरेंसिक हुआ वो भी, और जो इनकी स्क्रीनिंग हुई है लाहौर में पॉलीग्राफिक टेस्ट जिसको कहते हैं वो, और बाकी इसके साथ जो तफ्तीश है, तमाम चीज़ें एक ही तरफ जाती हैं कि इसने ब्रूटलिटी के साथ मर्डर किया, अपनी मर्ज़ी के साथ किया और उस मर्डर को ये बाकायदा एंजॉय कर रहा था। इस तरह से इसने मर्डर किया है। कोई ये नफ्सियाती मरीज़ नहीं है, ना ये नफ्सियाती तौर पे कुछ ये इसको इसके जो साथी हैं, इसके वालिद, इसकी वालदा और इसके साथ दीगर जो लोग हैं वो इसको ये अब इस तरह की एक्टिंग, इस तरह की चीज़ें करने का, जो चीज़ें वो अदालत में, जेल में या इन बिटवीन करता है, वो करने के लिए उसको कहा गया है कि आप इस तरह से करें कि शायद हम कोई ऐसी प्ली ले लें जिससे आपको किसी हवाले से कोई रिलीफ मिल सकता हो। लेकिन क्योंकि जो जितने शब्द हैं उसमें कहीं रत्ती बराबर ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बंदा जो है ये जुर्मदार ना हो। ये जुर्मदार है और 302 के तहत ये पूरी सजा का मुस्तहक है। अभी तक ये लग रहा है कि केस जो है निस्बतन जिस तरह से हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक स्पीड से चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसमें जल्द फैसला भी आ जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।